जो असमंजस की स्थिति होती है कि मैंने एक चीज़ बनाई है खुद, अब या तो मैं ल्यूक्रेटिव ऑफ़र मिल रहा है तो मैं उसको भेजकर अपना वजूद मिटा दूं, या अगर मैं अपनी इंटीग्रिटी इंटैक्ट रखता हूं तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि गलाकाट प्रतिस्पर्धा में मैं मिट जाऊं। ये एक अपने अपने इंडिविजुअल की सोच है कि वो क्या करना चाहे ऐसी स्थिति में। मेरे को बड़ी अच्छी ऑफर दी गई 1995 में। मेरा जवाब था कि इंडिया इज़ नॉट फॉर सेल। तो as we all know, we are aware of IPL, and the concept of IPL has been came from ICL, and ICL has been funded by Z Entertainment Enterprises. So how that idea came into the mind of your group? कुछ देश की बात, कुछ गेम की बात, कुछ बिजनेस की बात, इन सबको मिला के ICL का जन्म हुआ। Is it very difficult for men to accept women as their boss? मैं ये मानता हूँ कि I will never want to have a female opposite me, because मुझे पता है कि उस औरत में जितनी शक्ति है वो आदमी में 1/10 भी नहीं। I'm glad that I'm here amongst all of you today. I have been given a subject for today evening, that how do I become much more successful when I enter the corporate world after completing the studies. Is that the question? Or, yeah? One person wrote me that I completed my management graduation और मैंने समझा मेरा कैंपस से रिक्रूटमेंट हो गया, तो मैंने समझा कि अब ज़िंदगी के सारे सपने कंप्लीट हो गए, पूरे हो गए। अब तक जो मैं स्ट्रगल करता रहा या करती रही, अब मुझे सब कुछ मिलेगा क्योंकि अच्छी नौकरी मिल गई। पहले तो मैं अपना घर परिवार का किराया भी घर का नहीं दे पाता था, अब से वो भी सब होने लगेगा। और अब लाइफ सब बढ़िया है, आगे थोड़े दिन में शादी कर लेंगे तो ज़िंदगी चलेगी जिस प्रकार से चलती है। लेकिन 3 महीने में ही ऐसे पता लगा कि ज़िंदगी की स्ट्रगल तो अब शुरू हो रही है। ये समझ में आया कि जिस कंपनी में लगे काम करना शुरू किया, उनको मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरे से एक्सपेक्टेड क्या है, मेरी कंपनी मेरे से क्या एक्सपेक्ट करती है, मेरे बॉसेस मेरे से क्या चाहते हैं। मुझे काम दिया गया इस प्रकार का जिसके बारे में ना मैंने पढ़ा ना मुझे मेरे टीचर्स ने बताया। तो दूसरी मुसीबत, अपने बॉसेस के पास गया तो उन्होंने कहा अरे ये सीधा सा आसान सा काम नहीं कर सकते तो फिर क्या करोगे ज़िंदगी में, तुम हमारे काम के नहीं हो। दूसरे महीने उसको हटा दिया गया। दूसरी कंपनी में गए कहीं, हालांकि मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में तो बड़े अच्छे नंबरों से पास हुए, डिस्टिंक्शन से पास हुए, इसलिए कैंपस रिक्रूटमेंट भी हुआ। तो ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड की अपनी एक, जिसको कहें अपना एक काम करने का तरीका, अपना एक सोच का उनका अलग तरीका। जो हमें पढ़ाया जाता है यहाँ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि ये सिस्टम, ये एजुकेशन काम की नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी देर में इस पर चर्चा करेंगे कि क्या इसको किस प्रकार से बेहतर किया जा सके या कुछ इसमें और सुधार किया जा सके, जिससे कि ये प्रश्न जो बार बार आप सबके मन में, हज़ारों लोगों के मन में, और मेरे जो व्यूअर यहाँ सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, उनमें से भी बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि हम किस प्रकार से सक्सेस की सीढ़ी को ज़्यादा से ज़्यादा
ऊंचाइयों पर पहुँचे, उन पर आगे बढ़ें। तो आप जो घर बैठे हुए लोग भी सुन रहे हैं, यहाँ भी लोग बैठे हुए हैं, आज इसी विषय को लेकर के आगे बढ़ेंगे और देखें कि कहाँ हम किस सहमति से, किस प्रकार से समझते हैं कि हम आगे कैसे बढ़ें, सक्सेसफुल कैसे हों। इसके अगर मेरे से पूछें तो ये शो हम 10 मिनट में भी ख़त्म कर सकते हैं। सीधी साधारण सी चीज़ें हैं, कई बार आप इंटरनेट पे भी पढ़ सकते हो, और भी लोग आपको, आपके टीचर्स, प्रोफेसर्स भी बताते होंगे कि क्या क्या करना चाहिए। वो तो कुछ तो शॉर्ट टर्म की चीज़ें हैं जो आज के युग में लोग समझते हैं कि ये सक्सेस मंत्रा है। और दूसरा रूप से सोचें तो वो एक बड़ा परमानेंट सॉल्यूशन है कामयाब होने का और कामयाबी पर रहने का, जो कि साधारण है लेकिन हम फिर भी कर नहीं पाते या करना नहीं चाहते। अब आप जो नॉर्मल रूप से जो सिखाया पढ़ाया जाता है वो देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, या परमानेंट सॉल्यूशन सुनना चाहते हैं? कठिन है, परमानेंट सॉल्यूशन कठिन है। वो फिर भी आप करना चाहेंगे कि सीधा सा और जो इजी सॉल्यूशन है वो देखना चाहेंगे? रियली, यू आर very good. I must say, I must compliment your institute that BIMTech is having that determination. Congratulations. हम लोग भी साल में लगभग 100 के करीब मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स लेते हैं, कुछ इंजीनियर्स लेते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी कुछ लेते हैं, मैनेजमेंट स्टूडेंट्स उनको कैंपस से ही रिक्रूट करते हैं अपने ग्रुप में। जब उनका इंडक्शन होता है तो मैं भी कोशिश करता हूं कि मैं भी उनके सामने जाऊं, उनके सामने मैं खुद खुलूं। आज जैसे आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं, इसी प्रकार से उनसे उस दिन भी चर्चा करते हैं। अपने आप को मैं पूरी तरह से उनके सामने खुला किताब के रूप में सामने आ जाता हूं। लेकिन जब मैं सोचता हूं कि वो भी खुलें उसी प्रकार से मेरे से, तो वो नहीं खुलते। बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो अपने आप को उस समय में ओपन अप कर पाते हैं, चाहे वो किसी अपब्रिंगिंग की वजह से हो, चाहे वो सामने ये हो कि ये इस कंपनी का नंबर 1 होंचो खड़ा है, इसके सामने क्या बात करें, या रेस्पेक्ट के बारे में करते हो, किसी भी कारण से करते हो, लेकिन खुल नहीं पाते। और जब तक खुलेंगे नहीं तो वो सीखे समझेंगे क्या, ये एक दूसरी एक कठिनाई है। अगर एक नॉर्मल रूप से जो आज के युग में जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ बड़े क्विकली, 5-7 मिनट में। 6 चीज़ें हैं, अगर आप वो करें तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको सक्सेस मिलेगी। कितने दिन वो रहेगी, कितने दिन नहीं रहेगी, ये तो आप पर फिर निर्भर करता है। वो ऊपर नीचे ऐसे रहेगी, ऐसा मेरे को लगता है। फिर भी उन्होंने क्या कहा कि एक तो जब आप किसी काम पे लगें तो ज़रूर अपना रोल क्लैरिटी करवा लीजिए, अपने मैनेजर से, अपने सुपरवाइज़र से अपनी रोल क्लैरिटी पूरी तरह से करवाइए। और उसमें भी ये देखिए कि ये रोल मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो आपको भी क्लैरिटी हो और उनको भी क्लैरिटी हो। दूसरा, अपने साथियों से, अपने आसपास जो काम करने वाले हैं, चाहे आपके सबॉर्डिनेट हों या आपके सीनियर्स हों, उनके साथ आपको कोऑपरेशन मिले, सहयोग मिले, ऐसा आपको अपना व्यवहार रखना चाहिए। सो सीकिंग कोऑपरेशन इज़ अ नंबर 2 थिंग। और फिर वो कहते हैं मैनेजमेंट गुरुज के स्टे मोटिवेटेड डिस्पाइट लॉट ऑफ चैलेंजेस। चैलेंजेस तो आएंगे, काम करेंगे तो, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं हारना और
चलते रहो बिना हिम्मत हारे, ये तीसरी बात कही। और फिर कुछ चीज़ें हैं, अपने आप को खुद को मार्केट करना भी आना चाहिए आज के युग में। ये क्यों प्रोफेसर साहब, शायद आप भी मानेंगे इस बात को कि अपना ड्रम भी आपको बजाना आना चाहिए कि मैं इस काबिल हूँ, ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ। क्योंकि बिना आजकल कोई चुप रहते हैं तो भी लोग स्टीम रोल कर देंगे आपके ऊपर। और वेस्टर्न वर्ल्ड में तो ये भी कहते हैं कि अपने बॉस को खुश रखो। अब मुझे नहीं पता कि कहाँ तक ठीक गलत है, लेकिन ऐसा चीज़ वो मानते हैं। ये 5-6 चीज़ें उन्होंने कही टू बी सक्सेसफुल इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। सर एक असमंजस भरा सवाल मैं आपसे सर पूछना चाहूँगा। सर आजकल मतलब जो करंट सिचुएशन है इसमें लिखा जाता है या पढ़ा जाता है हर जगह कि स्टार्टअप्स के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सबसे अच्छा दौर अभी फ़िलहाल है। सर लेकिन एक अजीब बात सामने आती है, जो वैश्वीकरण अभी है या जो ग्लोबलाइजेशन के दौर में सर हम दुनिया की नज़र में आ रहे हैं या कंपनीज की निगाहों में बेंगलोर भी एक सिलिकॉन वैली के रूप में उभर रहा है। सर ये एक तरीके से तो अच्छी बात है कि ऐसा हो रहा है तो हमें और एक्सपोजर मिल रहा है, लेकिन सर जब असमंजस की स्थिति तब आती है, जैसे मान लीजिए कि हमने एक कंपनी बनाई, फॉर एग्जांपल इम्पीरियम कंपनी बनी, उसे फेसबुक ने ख़रीद लिया, गूगल ने ख़रीद लिया। लिटिल आई लैब्स बनी, उसे फेसबुक ने ख़रीद लिया। सर अगर मैं आपसे पूछूं ये चीज़, जैसे अगर ये स्थिति अभी की अगर 1992 में होती, जो असमंजस की स्थिति होती कि मैंने एक चीज़ बनाई है खुद, अब या तो मैं ल्यूक्रेटिव ऑफ़र मिल रहा है तो मैं उसको भेजकर अपना वजूद मिटा दूं, या अगर मैं अपनी इंटीग्रिटी इंटैक्ट रखता हूं तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि गलाकाट प्रतिस्पर्धा में मैं मिट जाऊं। बड़ा अच्छा सवाल आपका है, लेकिन आज के विषय से थोड़ा हटकर है, तो फिर भी थैंक यू आपकी बात का जवाब दूंगा। ये एक अपने इंडिविजुअल की सोच है कि वो क्या करना चाहे ऐसी स्थिति में। जब बहुत से एंटरप्रेन्योर्स जब कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ते हैं, कामयाबी मिलती है, उनको अपनी उम्मीद से ज़्यादा उसका पैसा अगर मिलता है और वो इसलिए दे देते हैं तो कोई बुराई नहीं है। क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर अल्टीमेटली एंटरप्रेन्योर रहना चाहिए और रहेगा। एक चीज़ बनाई, उसको आपने अच्छे दाम में बेच दिया, आपने फिर आगे दूसरी चीज़ बनाई, उसको आगे बढ़ाइए, ये भी एक बिज़नेस मॉडल हो सकता है। इसमें कोई गलत नहीं है किसमें, बल्कि हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैंने कुछ चीज़ बनाई, उसके साथ लगाव में लग जाएं और इमोशनल हो जाएं और उसको नहीं बेचें, उसको नहीं चला सकें आगे, तो ज़्यादा मुसीबत होगी, ज़्यादा तकलीफ़ होगी। लेकिन हमारे केस में हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मीडिया जो एक विषय है, मीडिया का एक जहाँ तक ताल्लुकात है, इसके अंदर केवल पैसा कमाना ही एक चीज़ नहीं है। इसके अंदर समाज जुड़ा है, देश जुड़ा है, व्यूअर्स हमारे जुड़े हुए हैं। मुझे ध्यान है कि जब 1992 में ये शुरू हुआ, बाय द वे मैं और भी अपने शोज़ में कहता हूँ कि हमारे ग्रुप ने खाली ये टेलीविज़न अकेला एक नई चीज़ हिंदुस्तान में नहीं की, हम लोगों ने 9 चीज़ें ऐसी की हैं जो पहली बार हिंदुस्तान में की गई, जिसमें से 6 कामयाब हैं। एक प्रोजेक्ट हमने शेल्व किया और 2 सक्सेसफुल नहीं हुए। तो खैर, तो मेरे को बड़ी अच्छी ऑफ़र दी गई 1995 में। मेरा जवाब था कि इंडिया इज़ नॉट फॉर सेल। तो क्योंकि उस समय भी 1995 में भी हमारे लगभग 350 मिलियन व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा मीडिया खरीदता है तो देश में कुछ भी उल्टा सीधा कर सकता है, ऐसा हमारा मानना था, इसलिए नहीं किया। लेकिन आई होप यू गॉट योर आंसर। यू शुड नॉट हेजिटेट, इट्स अ बिजनेस। और इंटरनेट वर्ल्ड में तो ये रोज़ हो रहा है और आगे भी होगा।
और कोई प्रश्न? As we all know, we are aware of IPL, and the concept of IPL has been came from ICL, and ICL has been funded by Z Entertainment Enterprises. So, how that idea came into the mind of your group, and what made you to initiate and promote cricket? वेल थोड़ा सा हर चीज़ का मिश्रण था उसमें। जब ये ICL का आइडिया आया, वो एक मुझे याद आता है गाना, शोखियों में घोला जाए थोड़ा सा शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा जो नशा यूं तैयार, वो प्यार है वो प्यार। तो ऐसा कुछ हुआ उस समय में, क्योंकि भारत की क्रिकेट टीम नीचे से बॉटम से 2 नंबर पे आ गई थी। हमारे से नीचे केवल बांग्लादेश था। तो उस समय मैं गया BCCI के उस समय के अध्यक्ष के पास कि भाई आप हमें ये ICL इंडिया क्रिकेट लीग चलाने दीजिए, हम आपको पीछे क्या कमज़ोरी क्या थी इंडियन क्रिकेट टीम में कि उनका बेंच स्ट्रेंथ नहीं था। जो आपने लोग टीम में ले लिए वो तो ठीक है थे, लेकिन पीछे अगर कोई आदमी परफॉर्म नहीं करे तो पीछे कुछ नहीं था, लाइन ऑफ डिफेंस नहीं थी। तो हमने कहा हम आपको बना के देंगे, अच्छे यूथ को लाएंगे, आप उसमें से कोई भी लेना हो ले लीजिएगा, तो आगे आने वाले समय में इंडिया क्रिकेट नीचे नंबर पे नहीं जाएगी। तो वही था इसका कारण कि कुछ देश की बात, कुछ गेम की बात, कुछ बिजनेस की बात, इन सबको मिला के ICL का जन्म हुआ। नॉर्मली ये कहा जाता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में दिमाग की ज़रूरत नहीं, इमोशनली अटैच होने की ज़रूरत नहीं है। हम 2 साल 3 साल के बाद कंपनी छोड़ के चले जाते हैं या हमें कंपनी से निकाल दिया जाता है। होता क्या है, एक तो सबसे पहले कि हम इमोशनली को कैसे कंट्रोल करें। हम अगर काम करेंगे दिल से करेंगे। नंबर दूसरा क्वेश्चन ये है सर, क्या होता है हम पढ़ते हैं, बड़े इंथुजियास्टिक होकर के पढ़ते हैं, बहुत अच्छे करते हैं और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या होता है, एक ऐसा माहौल सा बना हुआ है कि 10 साल 15 साल ये के बाद लोग थक से जाते हैं, क्या यार कब तक काम करना, अपना कुछ शुरुआत करते हैं। अब अपना जब शुरुआत करते हैं तो उस टाइम पे जो कंपनी पहले से रन करती है, हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। हम उस गैप को कैसे भरें? इंसान अगर इमोशनली अटैच किसी बात से नहीं होगा, काम से नहीं होगा, तो काम तो ठीक नहीं हो सकता। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तो मेरा ख्याल से इसमें प्रयास भी नहीं करना चाहिए कि आप इमोशनली अटैच ना हो। मन लगा के काम कर रहे हैं, इमोशनली अटैच हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जब उससे हटें तो उसके प्रति लगाव ये ना करें, क्रेविंग मत करें कि यार अच्छा काम था, मेरी नौकरी छूट गई, अब क्या करूँगी, अब क्या करूँगा। ये क्या, ये अगर आप में क्षमता है तो आप कुछ ना कुछ कर लेंगे। और ये भी लगाव भी पैदा होता है जब कई बार आपको लगता है कि ये जॉब मेरे अलावा कोई कुछ दूसरा कर नहीं सकता, इसलिए भी आपका लगाव हो जाता है। तो दोनों स्थितियों में आपको अलूफ रहना चाहिए। वो कहते हैं ना, थोड़ा सा इक्वानिमस रहना चाहिए, आप उससे हट भी सकेंगे और कोई परेशानी भी आपको नहीं आएगी, नए काम करने में भी परेशानी नहीं आएगी। अब यहाँ कि 10 साल एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आप एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि एंटरप्रेन्योर तो आप शुरू दिन से ही आप थे या नहीं थे। 10 साल जब काम किया आपने कॉरपोरेट में, उस समय आप एज ए एंटरप्रेन्योर काम कर रहे थे या एज ए एम्प्लॉई बन के काम कर रहे थे, ये आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मेरा आप सबसे कहना है, एटलीस्ट मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को तो मेरा ये कहना रहेगा आप लोगों को कि आपको अपने एंटरप्रेन्योरियल स्किल कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, चाहे किसी और के लिए भी काम कर रहे हो। उस आग को जलने दीजिए अंदर। जिस दिन आप करना चाहे खुद वो काम को भी आप खुद का समझ के करेंगे, एंटरप्रेन्योर रहेंगे, एंटरप्रेन्योर बने रहेंगे, तो उसमें भी कामयाबी मिलेगी। और आगे जब आप अपना करेंगे तो आपको तकलीफ नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना। लेकिन एंटरप्रेन्योरियल स्किल आप में होनी चाहिए, वो टैलेंट होना चाहिए। और अगर वो नहीं है तो फिर उसका प्रयास भी नहीं करना चाहिए एंटरप्रेन्योर बनने का।
So the tips you said to be successful, so but often we see that success does not actually translate into happiness. And for a young corporate, for us who are just training to get into a corporate world, we often are put into crossroads where we have to choose whether we choose success or happiness. What would you suggest for them? हैप्पीनेस और सक्सेस ये दो अलग चीज़ें हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा फैकल्टी से, थोड़ा मैं किसी इंडिविजुअल पर किसी उस पर मैं क्रिटिक नहीं हूँ, लेकिन देखिए इसको समझिए। और यही रास्ता है जो मैं शुरू में मैंने कहा था आपको कि परमानेंट आपको सक्सेस किस प्रकार से मिले। उसके लिए कुछ फंडामेंटल बातें हमको समझनी पड़ेंगी। फंडामेंटल ये है कि इस वर्ल्ड में दो प्रकार के थिंकर्स, दो प्रकार के लोगों ने देश के बारे में सोचा। एक प्रकार के लोग जो थे हमारे साइंटिस्ट, रिसर्च करने वाले लोग, टेक्नीशियंस, टेक्नोलॉजी के लोग, उन लोगों ने काम किया और इस प्रकार का वर्ल्ड को चीज़ें दी हैं उन्होंने, जिससे कि आज के दिन पीस एंड ट्रंक्विलिटी सब कुछ मिले। एक प्रेस बटन से आपको सब सुविधाएं मिलती। जो ऊपर से हमको लगता है कि पूरा वर्ल्ड इज़ गेटिंग टूवर्ड्स परफेक्शन, और क्योंकि आज के युग में आप हर वक्त कनेक्टेड हो, चाहे वो टेलीफोन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा कनेक्टेड हो या नेट के द्वारा कनेक्टेड हो, एट ए प्रेस ऑफ बटन आपके पास इंफॉर्मेशन सब मिल जाती है। जो एंशियंट लोग थे उन्होंने समझा कि वी ऑल ऑफ अस, वी आर एन इंडिविजुअल, वी आर दी सब्जेक्ट्स। आप और मैं, अब यहाँ पे अगर 300 लोग बैठे हैं अभी, हम 300 इंडिविजुअल लोग हैं और हम सब्जेक्ट है, और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अदर देन मी एज ए सब्जेक्ट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज एन ऑब्जेक्ट। तो एक तरफ मैं हूं एज ए इंडिविजुअल जो कि सब्जेक्ट हूं, दूसरी तरफ पूरा वर्ल्ड है जो कि ऑब्जेक्ट है। इन दोनों को मिलने के ऊपर जो एक्सपीरियंसेस जनरेट होते हैं, जो एक्सपीरियंस जनरेट हुआ, आप सुबह से शाम तक कुछ भी करते हैं, किसी और से टेलीफोन पे बात करें, चाहे किसी से मिलें, चाहे कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, हर चीज़ में आप इस ऑब्जेक्ट के साथ आपका इंटरेक्शन हो रहा, कुछ ना कुछ आपको एक्सपीरियंस देखने, सुनने को, समझने को मिल रहा है। और उस एक्सपीरियंस की जो धारा है, एक्सपीरियंस यानी कंटिन्यूएशन ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस इज व्हाट इज लाइफ इज ऑल अबाउट। जिस वक्त आपको एक्सपीरियंस होना बंद हो जाएगा, लाइफ इज इंस्टिंक्ट, खत्म, फुल स्टॉप। तो हमारे साइंटिस्ट ने हमको परफेक्ट वर्ड तो दे दिया, लेकिन हैप्पीनेस नहीं दे पाए, खुशी नहीं दे पाए। उसी का रिजल्ट है कि चारों तरफ इतना स्ट्रेस है, इतनी मतलब मारामारी है। आप भी कह रहे हैं कि खुशी नहीं मिल रही। हमारे जो सेजिस थे उन्होंने इंडिविजुअल की नीड्स को समझा। उन्होंने इंडिविजुअल का जब तक ट्रीटमेंट नहीं होगा तब तक ये विश्व एक अच्छा जगह या हैप्पी प्लेस या कंटेंट प्लेस नहीं होगा, ऐसा उन्होंने समझा। इसीलिए इस देश में जो एजुकेशन सिस्टम था पुराना, वो था बेसिकली कि एक इंडिविजुअल आता है, उसकी टैलेंट को समझा जाता है कि उसके अंदर पैशन क्या है, उस टैलेंट के मुताबिक ही उसको शिक्षा दी जाती। वो जब शिक्षा दी जाती थी तो टैलेंट उभर के आता था, उसमें एक्सेल करते थे लोग। आप मुझे बताइए, आपसे बल्कि फैकल्टी से भी मैं कोई प्रश्न पूछूंगा कि आप बताइए पिछले 40 वर्षों में इस देश में
कोई ऐसा नाम जुड़ा क्या जो जिसको आप लेकर के कोट कर सकें? पहले हमारे यहाँ कितने बड़े थिंकर हुए, जो सोशल साइंटिस्ट हुए, लोगों ने बहुत कुछ दिया इस देश को, लेकिन आज पिछले 40 वर्ष में कोई बहुत जल्दी से आप देखिए लिस्ट जो पद्मश्री पद्म विभूषण अवार्ड मिलते हैं, उसमें या तो स्पोर्ट्स पीपल आते हैं या फिर फिल्मों वगैरह के हीरो हीरोइन आते हैं। कोई ऐसा नहीं मिला कि जिसको आप सवेरे कह सकें कि यार एक और भगत सिंह मिला, या एक और सुभाष चंद्र बोस मिला, या एक और ऐसा आदमी मिला जिसको लोग, पुराने समय में बहुत से राजनीतिक थे जिन्होंने देश में लोगों की सेवाएं की, निस्वार्थ सेवाएं की, आज कोई देखने को मिलते हैं आपको? तो इसीलिए नहीं मिलते कि हमने एजुकेशन को यूनिवर्सल बना दिया। ये बातें थोड़ी बोरिंग लगेंगी आपको, लेकिन सच्चाई ये है कि हम एक इंडिविजुअल हैं, हमारे को एज ए इंडिविजुअल ट्रीट जब तक ना किया जाएगा तब तक हम एक्सेल नहीं कर सकेंगे। और जब इंडिविजुअल को ट्रीट करेंगे और उसके टैलेंट के मुताबिक ट्रीट करेंगे तो आप एक्सेल करेंगे और आपको खुशी भी मिलेगी, हैप्पीनेस भी मिलेगी, सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी, सब चीज़ उसके अंदर समाहित हैं। We will have last round of questions. Yeah. सो मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं यहाँ ज्वाइन करने से पहले आई वॉज वर्किंग एज अ ट्रेनर एंड देयर वर समटाइम्स बैचेस, आई हैव ट्रेन बैचेस जिसमें कि सिर्फ लड़के हुआ करते थे एंड कभी कभी ऐसा लगता था सर कि सामने वाला इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट सम थिंग्स दैट यू आर सेइंग एंड इट वाज जस्ट बिकॉज अ फीमेल इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। तो सर ऐसा मतलब is it very difficult for men to accept women as their boss? And सर जब ऐसा होता है, you were talking about stay motivated, तो सामने वाली लड़की को कैसे, how does she keep herself motivated? Well, my boss is my wife, so I accept female. लेकिन ये एक समय में रहा हो सकता है, लेकिन आज के दिन तो चेंज हो रहा है। आज के दिन खैर एक एक्सट्रीम पे है कि हमारे पेप्सी वर्ल्ड वाइड की CEO इज़ ए विमेन एंड देर आर बहुत सी कंपनी इंडिया में भी हैं जहाँ पे फीमेल्स आर रनिंग द कंपनीज एंड रनिंग सक्सेसफुली। मैं समझता हूँ कि फीमेल्स देमसेल्व्स ओनली फील दैट दे आर वीक, they only bring down the other females. They are critical of each other more because men's club is helping each other. You girls are not. सर एक्चुअली आई विल गो बाय व्हाट यू सेड, बट देन सर कभी जब आपको ऐसा लगे कि सामने वाला इज नॉट टेकिंग यू सीरियसली और यू नो यू हैव टू डू समथिंग, शो योर रियल माइंड। मैं ये मानता हूँ कि आई विल नेवर वांट टू हैव ए फीमेल अपोजिट मी, बिकॉज मुझे पता है कि उस औरत में जितनी शक्ति है वो आदमी में 1/10 भी नहीं है। आपको अपनी शक्ति पहचाननी पड़ेगा। अगर सामने वाला नहीं मानता तो दिखाइए ना, अपने आई पे आ जाइए। थैंक यू सर। हाँ सर आगे से ऐसे ही करूँगी जी। सर अगर आपको किंग ऑफ मीडिया कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन मेरे को एक चीज़ जाननी थी कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, इंटरनेट का यूज़, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, इन सब का यूज़ बहुत इन चीज़ों का यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है। बट मैं ये जानना चाहूँगा क्या ये कहीं ना कहीं टेलीविज़न मीडिया बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है? अगर हाँ तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या किया जा सकता है? या देखिए, गुड क्वेश्चन पर्टेनिंग टू माय इंडस्ट्री। टेलीविज़न जिस तरीके से आज है, आज से 10 साल बाद ऐसा होगा ही नहीं। ये द वे ऑफ
distribution of television as it exists today will cease to be there because कंटेंट कंज्यूम करने वाला आदमी जो है वो अपने टाइम पर अपने हिसाब का अपने चॉइस की डिवाइस के ऊपर कंज्यूम करेगा। हम लोगों का काम रह जाएगा सिर्फ कंटेंट क्रिएट करना। कंटेंट क्रिएट करके चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे डिजिटल फॉर्म में हो, चाहे एनालॉग फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, हम लोग तो उसको उस पाइप में डालेंगे। टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा और फिर व्यूअर की चॉइस है कि वो किस वक्त कहाँ कब कैसे किस डिवाइस के ऊपर उसको कंज्यूम करे। एंड वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। थैंक यू सर। हेलो सर, राजा का जो रोल होता था कि अपने जो अमीर हैं उनसे लेके गरीबों को देने का, वही काम शायद आज एंटरप्रेन्योर से एक्सपेक्टेड है जिससे इंडिया ग्रो कर सके। तो इसमें कितने एंटरप्रेन्योर्स हमारे CSR की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभा रहे हैं, या उसके लिए किस तरफ हमें जाना चाहिए, क्या सोच लेके जाना चाहिए इससे कल के बडिंग एंटरप्रेन्योर्स भी उसी रास्ते पर चल सकें? वेल, मैं जो ये कर रहा हूँ मैं तो CSR समझ के ही कर रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा कि मेरा और कोई हित इस शो को करने में नहीं है। मेरी यही इच्छा है कि आज का यूथ अगर इससे कुछ बेनिफिट ले सके हमारे एक्सपीरियंसेस को समझ कर सोच कर, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा काम मैं करूँगा। अदरवाइज़ तो इसके नेगेटिव बहुत हैं कि मैं आई एम एक्सपोजिंग माई सेल्फ टू दी lot of criticism, lot of people, lot of my competitors, they can read my back of my mind through this show and so on and so forth. But और लेकिन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रथा इस देश में पहले से बहुत रही है और शायद कुछ लोग उसको भूल गए होंगे तो ये वापस आ जाएंगे। हमारे यहाँ तो दसों की प्रथा थी कि 10वां हिस्सा प्रॉफिट का जाएगा ही जाएगा अच्छे कामों में, और पिछले 4 पीढ़ियों से थी। जी Sir, as management graduates, we are passionate about entrepreneurship. It is our goal at some point of time in our lives that we start our own business. But practically speaking, according to your experience and according to your knowledge, practically speaking, what is the age to get into entrepreneurship? What is the right age to get into entrepreneurship? There is no age to being an entrepreneur. Either, I mean, this is, I'll answer you this way. आप अगर इस बात को और गहराई से समझना चाहें तो DSC वेबसाइट पे अगर लॉग इन करेंगे तो आपको यू कैन डाउनलोड ए बुक, छोटी सी बुक है कोई 20-25 पेज की, विच इज़ I have collected those things and I have written that book. Samvad means communication. वो आप देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, डाउनलोड करना चाहें कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है, फ्री है। एंटरप्रेन्योर आप बचपन से, जन्म से या तो हैं या नहीं हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ए टैलेंट। मैंने पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि टैलेंट, स्किल्स एंड नॉलेज, दीज आर 3 डिफरेंट थिंग्स। Skills can be transferred, knowledge can be acquired, but talent cannot be. Either you have it or you don't have it. I've seen a lot of young boys and girls, those who are very enterprising, right from their school time. And entrepreneurship doesn't mean that it has to be only your own business. I've said that even a teacher, a professor, they are also entrepreneurial. If they think out of the box, they make out, entrepreneur have no boundaries per se. There is no defined role for an entrepreneur. Entrepreneur is who can experiment and enter into uncharted areas. Even though in all the other answers that you've given today, you've answered my question in bits and pieces. But when ma'am introduced you, she called you a visionary. My question is, what makes a visionary a visionary? देखिए, success is what
makes other people to call you a visionary. It's अदरवाइज देखिए, जिस दिन आप फेल हो गए, आपने भले ही बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया हो, एनविजन किया हो 20 साल बाद वर्ड क्या होगा, उसके मुताबिक आपने डिज़ाइन किया, सब कुछ किया, लेकिन एग्जीक्यूशन ठीक नहीं हुआ, ठीक आदमी नहीं मिले, कुछ नहीं हुआ, फेल हो गए, तो विजनरी नहीं रहता, बोले पागल था. A person who can really look beyond today, beyond what exists today in what you see around, who can really make through the gut or through various knowledge you acquire something which can have chances of 70-80% chances of succeeding, and person is able to execute that properly, it would be known as visionary in the times to come. But there is no visionary before a vision is executed successfully. अगर आप भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो में भाग लेना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें. हमारा ईमेल आईडी है dsc@zmedia.slgroup.com या आप अपने सवाल हमें SMS भी कर सकते हैं. बस टाइप कीजिए DSC स्पेस अपना सवाल और भेज दीजिए 57575 पर.